आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स जो है ये कैटेगरी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंडर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं वो होते क्या हैं। एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं ये वो एजेंट्स होते हैं जो या तो माइक्रोब्स को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे एंटी माइक्रोबियल्स जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोसाइडल कहते हैं, एंड जो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोस्टैटिक कहते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर यूज़ होती हैं, जिसमें फर्स्ट आती है एंटीसेप्टिक, सेकंड आती है डिसइंफेक्टेंट, थर्ड आती है जर्मीसाइड्स एंड फोर्थ आती है स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीसेप्टिक जो हैं वो क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक जो हैं ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं लिविंग टिश्यू के ऊपर, जैसे कि सरफेस ऑफ स्किन हो गया। अब एंटीसेप्टिक्स जो है इन्हें हाथों पे लगाया जाता है सर्जन्स के, डेंटिस्ट के, नर्स के, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले ना। एग्जांपल्स जो है एंटीसेप्टिक के वो है फिनॉल, नेक्स्ट है आयोडीन, नेक्स्ट है बोरिक एसिड और नेक्स्ट है सेट्रिमाइड। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये वो एजेंट्स होते हैं जिन्हें यूज़ करा जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। इन्हें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, यूरिन जो है फ्लोर पे हो गई, उससे इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए जो है डिसइंफेक्टेंट को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है क्रीसॉल एंड फिनॉल। नो नेक्स्ट आता है जर्मीसाइड्स। जर्मीसाइड्स जो हैं ये वो एजेंट्स होते हैं जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एंड टर्म जो है वो अलग अलग यूज़ होती है। जैसे बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोसाइड्स, फंजाई के लिए फंजियोसाइड्स, वायरस के लिए वायरोसाइड्स, एंड अमीबा जो है उसके लिए अमीबियोसाइड्स जो हैं ये टर्म्स यूज़ होती हैं। ये जो है ये एक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म का, डीनेचुरेशन करते हैं बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स का, एंड इंक्रीज कर देते हैं परमिएबिलिटी को बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की। एक पोटेंसी जो है जर्मीसाइड्स की वो एक्सप्रेस की जाती है फिनोल कोफिशिएंट के द्वारा। ये हो गया जर्मीसाइड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है उसे स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। इसे फिजिकल मेथड्स के द्वारा अचीव किया जा सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन कर दी हीट की या रेडिएशन की, एंड केमिकल मेथड्स के द्वारा भी इसे अचीव किया जा सकता है, जैसे कि केमिकल डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एंटी माइक्रोबियल्स का। एंटी माइक्रोबियल्स जो है मेनली एक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन के द्वारा या हेलोजिनेशन के द्वारा या फिर प्रोटीन प्रिसिपिटेशन के द्वारा, एंड ये जो है मॉलिक्यूलर शेप जो होती है प्रोटीन की उसे चेंज कर देते हैं, या फिर इम्पॉर्टेंट एंजाइम सरफेस जो है उसे चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो रेगुलर बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है उसके अंदर कुछ रुकावट आ जाती है, एंड फाइनली इससे जो है प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे तीनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन जो है ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, जो रेड्यूसिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, जो कि हो सकता है 2-सल्फोहाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड चेंज कर देते हैं मॉलिक्यूल की शेप जो होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल की शेप उसे चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है। और सेकेंड प्रोसेस आती है हेलोजिनेशन की। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप जो कि प्रोटीन के एंड पेप्टाइड लिंकेज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनका क्लोरीनेशन हो जाता है, जिससे कि मॉलिक्यूलर शेप जो है वो चेंज हो जाती है, एंड फाइनली जो है प्रोटीन टूट जाता है। नो नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। प्रोटीन प्रिसिपिटेशन क्या होता है? एल्किली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को छोड़ करके जो मेटल कैटायंस होते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं जो कि फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी ग्रुप के अंदर आते हैं, एंड मेटल जो कि कॉपर, सिल्वर, जिंक, ये सब जो हैं इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो इफेक्टिव प्रोटीन प्रिसिपिटेंट की तरह काम करती है। इसमें भी क्या होता है कि प्रोटीन का प्रिसिपिटेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, और उससे फाइनली जो है प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है। नो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। क्लासिफिकेशन जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का, तो इस हिसाब से जो है 6 टाइप्स के जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, नेक्स्ट आते हैं आयोडीन प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स, नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन प्रिसिपिटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, नेक्स्ट आते हैं मर्करी कंपाउंड्स,
नेक्स्ट आते हैं सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स एंड लास्ट आते हैं बोरिक एसिड एंड बोरेक्स। सो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं। सो इसके अंदर आते हैं H2O2 सोल्यूशन, जिंक पेरोक्साइड, KMnO4, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन एंड क्लोरीनेटेड लाइम। नेक्स्ट आयोडीन प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स, इसके अंदर आयोडीन एंड आयोडीन सोल्यूशन आता है एंड पोविडिन आयोडीन आता है। नेक्स्ट प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसके अंदर सिल्वर नाइट्राइट आता है एंड माइल्ड सिल्वर प्रोटीन आता है। नेक्स्ट मरकरी कंपाउंड्स के अंदर येलो मरकरिक ऑक्साइड आता है एंड मरकरिक क्लोराइड आता है। नेक्स्ट सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड आता है एंड प्रेसिपिटेटेड सल्फर आता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड एंड बोरेक्स। तो ये जो है ये खुद ही एग्जाम्पल्स हो गए। सो ये जो है कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर। सो फर्स्ट कंपाउंड जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। सो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 158.03 ग्राम पर मोल। इसकी जो कैटेगरी है ये एंटीसेप्टिक होता है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है कि इसका कलर जो है वो डार्क पर्पल होता है। ऑर्डर इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। स्टेट फॉर्म जो है इसकी ये ग्रैन्युलर पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉल्युबिलिटी जो इसकी सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर एंड फ्रीली सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर के अंदर। ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी, मैंगनीज डाइऑक्साइड को फ्यूज़ करा जाता है एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ एयर, या फिर कुछ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड किया जाता है जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट हो गया है, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, एंड इससे जो है फाइनली पोटेशियम मैंगनेट बन जाता है। सो पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए 3 मेथड्स जो हैं वो फॉलो करे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है जो पोटेशियम मैंगनेट होता है उसके सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे कि 1/3 जो मैंगनीज होता है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड रेस्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पर मैंगनेट के अंदर जो कि सोल्यूशन के अंदर रहता है। सो उसकी रिएक्शन ये हो गई, इससे जो है पोटेशियम पर मैंगनेट फॉर्म हो जाता है। नो नेक्स्ट है क्लोरीन गैस को पास कर दिया जाता है पोटेशियम मैंगनेट के सोल्यूशन से, इससे भी जो पोटेशियम पर मैंगनेट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है बॉइलिंग वाटर का एंड इससे जो है पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। ना एप्लीकेशंस क्या होंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, इसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट इसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है कंसनट्रेशन ऑफ 1:1000 माउथ वॉश एंड गार्गल्स के अंदर। नेक्स्ट लो कंसनट्रेशन पे इसे यूज़ किया जाता है अल्सर को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट इसे एंटीडोट के रूप में यूज़ किया जाता है पॉइजनिंग जो बार्बिचरेट या फिर अफीम एल्केलॉइड्स के द्वारा कॉज होती है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है H3BO3। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 61.83 ग्राम पर मोल। इसकी जो कैटेगरी है लोकल एंटी इन्फेक्टिव की तरह काम करता है। इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसे कैसे बनाया जाता है, सो बोरिक एसिड को बनाया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड वाटर को 1:5 के रेशो में लिया जाता है और उसे बोरिक सोल्यूशन के साथ में ट्रीट किया जाता है। जो सोल्यूशन है बोरिक एसिड का उसे रिकवर कर लिया जाता है कोल्ड क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, क्योंकि ये जो है स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर। सो इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से बोरेक्स कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड H2O के साथ में रिएक्ट करता है, बोरिक एसिड प्लस Na2SO4 बन जाता है। फाइनली सोल्यूशन को जो है फिल्टर कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बोरिक एसिड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं कोलिमेनाइट की मदद से। फाइनली पाउडर्ड कोलिमेनाइट जो होता है उसे डिज़ोल्व कर दिया जाता है बॉइलिंग वाटर के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया जाता है सोल्यूशन में से। बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड और कैल्शियम बाइसल्फाइड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। बोरिक एसिड जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है कोल्ड वाटर की मदद से। इसकी जो रिएक्शन है कोलिमेनाइट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड एंड कैल्शियम बाइसल्फाइड जो है वो बनाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी, सो कलर जो है इसका वाइट होता है, ऑर्डर इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, टेस्ट बिटर एंड एसिडिक टेस्ट होता है, स्टेट क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में जो है ये एग्जिस्ट करता है, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी, इसे लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे एम्प्लॉय किया जाता है डस्टिंग पाउडर के अंदर, ऑइंटमेंट के अंदर, लोशन के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। एक्वस सोल्यूशन जो होता है बोरिक एसिड का उसे एम्प्लॉय किया जाता है माउथ वॉश के अंदर एंड आई वॉश के अंदर। इसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ डायपर रैश।
नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2O2। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 34.01 ग्राम पर मोल। इसकी जो कैटेगरी है ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम देखते हैं। इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं H2SO4 को हाइड्रेटेड बैरियम पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट करा के जो है फाइनली बैरियम सल्फेट बन जाता है, और साथ में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना सकते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन को हम बना सकते हैं बैरियम पेरोक्साइड की फॉस्फोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा करके जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो इसका कलर जो है कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ऑर्डर जो है ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। टेस्ट जो है इसका स्लाइटली एसिडिक टेस्ट होता है। स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी कि रैपिडली डीकम्पोज हो जाता है ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मेटल या फिर किसी भी मेटल के कुछ पर्टिकुलर मेटल के कांटेक्ट में आने से ये ऑक्सीडाइज डीकम्पोज हो जाता है बहुत ही जल्दी। हम डिस्कस करेंगे इसका ऐसे के अंदर हम इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर और इक्विवेलेंट फैक्टर जो है वो डिस्कस करें। किस प्रिंसिपल पर काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐसे जो है वो डिपेंड करता है पर मैंगेनोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर, जिसके अंदर पोटेशियम पर मैंगनेट के जो है सेल्फ इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या आएगा, 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिया, उसके अंदर 20 ml 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन को डाला, देने से टाइट्रेट करा 0.02 मोलर KMnO4 के साथ में जब तक कि एंड पॉइंट जो है वो नहीं आ जाता। इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होगा, ईच ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO4 जो है वो इक्विवेलेंट है 0.001701 ग्राम ऑफ H2O2 के। हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस क्या होगी इसकी। तो ये जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक है। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। 6% सोल्यूशन जो इसका होता है उसे। नेक्स्ट इसे क्लिनसिंग एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कट्स एंड वाउंड्स के ऊपर। 1.6% सोल्यूशन जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसे गार्गल एंड माउथ वॉश के अंदर यूज़ करते हैं। इसे एंटीडोट के रूप में भी यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग में। इसे ब्लीचिंग करनी होती है हेयर की, उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसे यूरिया पेरोक्साइड के प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। एंड इसे प्रेफर करा जाता है इन्फेक्शन जो हो जाता है ओरल कैविटी एंड ईयर इन्फेक्शन, इनके ट्रीटमेंट के अंदर इसे प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट जो हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे वो है क्लोरीनेटेड लाइम। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 136.96 ग्राम पर मोल है। सिनोनिम मतलब इन्हें और किस नाम से बोल सकते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर एंड क्लोराइड ऑफ लाइम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसे प्रिपेयर किया जाता है क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेट लाइम इसके साथ रिएक्ट करके, जो कि प्योर होना चाहिए एंड फेयरली ड्राइड होना चाहिए। स्लेट लाइम जो है उसे डीप लेयर जो होते हैं लेड चैम्बर के उस पर स्प्रेड करा जाता है। देन क्लोरीन को उस चैम्बर से पास किया जाता है जब तक कि लाइम जो है वो सैचुरेट नहीं हो जाता क्लोरीन से। इस प्रोसेस को 12 से 24 घंटे जो है होने में लगते हैं। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। स्लेट लाइम जो है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो CaOCl.Cl क्लोरीनेटेड लाइम प्लस वाटर जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी इसकी। कलर जो है इसका डल वाइट पाउडर होता है ये। ऑर्डर जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। स्टेट जो है इसकी पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉल्युबिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर एंड अल्कोहल के अंदर। जब इसे एयर से एक्सपोज किया जाता है तो ये स्लोली डिकम्पोज हो जाता है एंड क्लोरीन जो है वो इसमें से लूज़ हो जाता है। हम इसका ऐसे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा इसका कि इसे रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड की मदद से किया जाता है। जो अवेलेबल क्लोरीन होती है सैंपल के अंदर वो लिबरेट हो जाती है एसिड के प्रेजेंस में, एंड जो फ्री क्लोरीन होती है वो रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में आयोडीन को लिबरेट करने के लिए। ये आयोडीन जो है क्वान्टिटेटिवली इसे ऐसे किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट के साथ में टाइट्रेट करके। इसकी जो रिएक्शंस है वो ये हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा, 4 ग्राम जो है ब्लीचिंग पाउडर को लिया मोर्टार एंड पेसल के अंदर एंड उसे ट्राइचुरेट किया, अच्छे से पीस लिया वाटर डाल के थोड़ा थोड़ा। देन इस मिक्सचर को 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाला एंड वॉल्यूम को जो है जो मार्क होता है वाटर का वहाँ तक कर लिया। देन 100 ml लिया इस सोल्यूशन का। देन एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर एंड उसे ट्रीट करा पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ में एंड 5 ml एसिटिक एसिड के साथ में। देन आयोडीन जो लिबरेट हुई कोनिकल फ्लास्क से उसे टाइट्रेट करा 0.1 नॉर्मल सोडियम
थायोसल्फेट के साथ में, एंड स्टार्च म्यूसिलेज को जो है उसे इंडिकेटर के रूप में हमने यूज़ करा ना। इसका इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है, ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 0.003545 ग्राम ऑफ अवेलेबल क्लोरीन दैट इज़ क्लोरीनेटेड लाइम। ना इसके यूजेस क्या होंगे, एप्लीकेशंस क्या होंगे, इसे बैक्टीरियोसाइडल के रूप में यूज़ किया जाता है, यूरिन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, फीसेज एंड दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं इन्हें भी डिसइंफेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और इसे क्लींसिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, वाटर के लिए, ड्रेनेज के लिए, एंड इसे डिटर्जेंट्स के अंदर एक इंग्रेडिएंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है एंड इसे यूज़ किया जाता है डाइज़ को डीकलराइज करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सर्जिकल क्लोरीनेटेड सोडा सोल्यूशन बनाने के लिए, जो कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है वाउंड्स के लिए। नो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयोडीन एंड उसके प्रिपरेशन। सो आयोडीन जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, I2। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो है 253.8 ग्राम पर मोल। आयोडीन जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेचर के अंदर कंबाइंड स्टेट के रूप में। सी वाटर के अंदर बहुत ही कम ट्रेसेस मिलते हैं कंबाइंड आयोडीन के, एंड वो जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं मराइन प्लांट्स के द्वारा जो कि वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से हम इसे बनाते हैं वो क्या है, सो सी वाटर के अंदर आयोडीन जो है वो आयोडाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो है एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स एंड सीवीड्स जो प्रेजेंट होते हैं सी के अंदर। अब जो सीवीड्स हैं उन्हें ड्राई किया जाता है एंड बर्न कर दिया जाता है। सीवीड्स को बर्न कर दिया तो उससे जो है कैल्प कहा जाता है, इस कैल्प को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है वाटर में से, एंड ये एक्सट्रैक्ट जो है प्योरीफाई करते हैं इसे क्लोराइड्स को, सल्फेट को, सल्फाइड एंड थायोसल्फेट को रिमूव करने के लिए। अब जो प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट है उसे ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ में, जिससे कि आयोडीन का प्रिपरेशन जो है हो जाता है। इसे कलेक्ट किया जाता है एंड प्योरीफाई किया जाता है सब्लिमेशन मेथड के द्वारा। सो फाइनली जो इसकी रिएक्शन होती है वो है 2Na प्लस Cl2 से बनता है 2NaCl प्लस I2। सो इस तरीके से जो है आयोडीन जो है उसे बनाया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन के अलग अलग टाइप के कैसे कैसे सोल्यूशन हो सकते हैं। सो फर्स्ट है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन IP। इसे ल्यूगोल सोल्यूशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर 5% W/V आयोडीन होता है एंड 10% W/V जो है पोटेशियम आयोडाइड होता है। सेकेंड आता है वीक आयोडीन सोल्यूशन IP। तो इसके अंदर 2% W/V आयोडीन होता है एंड 2.5% W/V जो है पोटेशियम आयोडाइड होता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन IP। इसके अंदर 10% W/V जो है आयोडीन होता है एंड 6% W/V जो है पोटेशियम आयोडाइड होता है अल्कोहलिक सोल्यूशन के अंदर। ना नेक्स्ट हम आयोडीन का ये कंपाउंड पोविडीन आयोडीन डिस्कस करेंगे। पोविडीन आयोडीन जो है कॉम्प्लेक्स होता है आयोडीन का पोविडीन के साथ में, मतलब एक पॉलीमर के साथ में, जिसे पॉलीविनाइल पायरोल आयोडीन भी कहते हैं, PVP भी कहा जाता है। पोविडीन आयोडीन प्रोडक्ट जो है ये डिफरेंट नेम्स में अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर कंसनट्रेशन जो है 0.1 से 1% तक हो सकती है आयोडीन की। अब पोविडीन आयोडीन जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसका कलर जो है येलोइश ब्राउन होता है, इसका ऑर्डर जो है स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है, एंड इसकी जो एप्लीकेशंस है इसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, गार्गल्स एंड माउथ वॉश के अंदर यूज़ किया जाता है ओरल कैविटी के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, एंड इसकी ज़रूरत होती है थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक एंटी माइक्रोबियल्स एंड उसके जो भी कंपाउंड्स है उसका क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म। अगर इस वीडियो के अंदर समझाई हुई चीज़ आपको समझ आई हो और अगर जो इसके अंदर नोट्स है वो आपको हेल्पफुल लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब